हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में एक कदम सफलता की ओर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? पढ़ाई चल रही है बढ़िया। तो हम पढ़ने वाले हैं अपना 5वें चैप्टर का, जो पिछली वीडियो की टॉपिक हमने पढ़ी थी, यानी पिछले वीडियो में जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे उनसे आगे हम चलेंगे और जानेंगे कि आदर्श गैस जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं। इसमें हमने बहुत से टॉपिक पढ़ लिए और मात्र लास्ट के कुछ 2-3 टॉपिक्स बचे हैं, उनको हम अपने इस वीडियो में और एक आध वीडियो और बनाएंगे, उसमें खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा होगा आदर्श गैस से जो वास्तविक गैसें पाई जाती हैं, यानी जैसे बात करें अमोनिया, मेथेन, ऑक्सीजन, ये सब जो वास्तविक गैसें पाई जाती हैं, इनको हम देखेंगे कि इनका व्यवहार कैसा होता है, क्या कारण होते हैं कि ये जो वास्तविक गैस एक रियल गैस मानी गई, तो जो एक आदर्श गैस मानी गई है, यानी जो एक आइडियल गैस हाइपोथेसिस है, वो आइडियल गैस से किस तरीके से विचलन दर्शाते हैं। यानी कि तो हम जानेंगे कि जो गैसें वास्तविक पाई जाती हैं, हमारे जानने में जो भी गैसें हैं जितने भी प्रकार की, वो ऐसा क्यों होता है कि वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार नहीं करती। जो कि आदर्श गैस का समीकरण हम जानते हैं होता है PV बराबर NRT। ये होता है ना आदर्श गैस का समीकरण, यानी आइडियल गैस इक्वेशन ये होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो गैसें पाई जाती हैं, जो गैसें हमारे जानने में है, वो हर कंडीशन में, यानी कंडीशन का मतलब कोई भी प्रेशर हो, कोई भी वॉल्यूम हो या कोई भी टेम्परेचर हो, उस पे इस नियम का पालन क्यों नहीं करती, परफेक्टली पालन नहीं करती। हाँ, ये है कि कुछ हद तक वो पालन करती हैं, लेकिन पूर्ण रूप से क्यों पालन नहीं करती हैं, तो इसी के बारे में आज के टॉपिक में हमको जानना है। ठीक है, इसलिए टॉपिक का नाम हमारा है बिहेवियर ऑफ रियल गैसेज, यानी कि वास्तविक गैसों का व्यवहार, यानी जो वास्तविक गैसें पाई जाती हैं हमारे जानने में हैं। जैसे मैंने बताया अमोनिया हो गई, ऑक्सीजन हो गया, मेथेन हो गया, नाइट्रोजन हो गई। ठीक है, ऐसे बहुत सी गैसें हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं, हमारे नेचर में पाई जाती हैं। तो उन्हीं गैसों का व्यवहार के बारे में हमको देखना है कि क्यों गैसें ऐसा व्यवहार करती हैं कि वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार नहीं करती, उससे अलग ही व्यवहार कुछ ना कुछ दर्शाती हैं। और देखिए क्या डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, मतलब आदर्श व्यवहार से विचलन, यानी वही बात मैंने बताई कि आदर्श व्यवहार से विचलन किस तरीके से दर्शाती हैं। और एक बात की क्या कंडीशन होती है, यानी क्या कंडीशन किसी भी गैस के ऊपर अप्लाई की जाए कि वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार करे। और पूर्णतः तो आदर्श गैस की तरह व्यवहार नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ विचलन या कुछ ना कुछ त्रुटि तो उसमें रहेगी, यानी कुछ ना कुछ एरर तो रहेगा। ठीक है, तो वही देखना है कि कौन सी कंडीशन ऐसी लगाई दी जाए कि जो भी रियल गैस है हमारे जानने में, वो भी एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने लगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, जो कि होगा क्या, बिहेवियर ऑफ रियल गैसेज एंड डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, अर्थात वास्तविक गैसों का व्यवहार और आदर्श व्यवहार से विचलन। ठीक है, तो पहले तो बात करें हमारे आदर्श गैस का समीकरण PV बराबर NRT। ठीक है, यहाँ पे सब आपको पता है कि कौन सा सिंबल किस चीज को दर्शा रहा है, यानी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे बात करें तो कैपिटल P है, ये दिखा रहा है प्रेशर को, किसी भी गैस के लिए जो प्रेशर होगा। ठीक है, और V है किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा, और N है मोलों की संख्या है, यानी जिसको हम कहते हैं पदार्थ की मात्रा। ठीक है, हम गैसों को पदार्थ की मात्रा के रूप में मोलों के रूप में मापते हैं। ठीक, ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अर्थात सार्वत्रिक गैस नियतांक, जिसकी एक निश्चित वैल्यू होती है। ठीक है, और ये है टेम्परेचर, ना कि टेम्परेचर, ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अर्थात परम ताप। परम ताप का मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर लिया जाएगा वो लिया जाएगा केल्विन में। ठीक है, यानी केल्विन पैमाने पे ये लिया जाएगा। तो ये जानना है। फिर अब बारी है कि हम जाने कि क्यों ऐसा होता है कि रियल गैसें आदर्श व्यवहार नहीं दर्शाती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इनके अनुसार, बायल के नियमानुसार, ठीक है, बायल के नियम से अगर देखें तो बायल का जो नियम था क्या, BT यानी टेम्परेचर कांस्टेंट था। तो अगर हम एक कर्व खींचें, देखिए अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो तभी हमारा क्लियर होगा कि क्यों व्यवहार आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती हैं। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें किसके किसके बीच, PV वर्सेस प्रेशर, यानी कि ये जो गुणनफल होगा प्रेशर और वॉल्यूम का, और इसका खींचे ग्राफ हम प्रेशर के सापेक्ष में। ठीक है, तो देखिए क्या ग्राफ हमको मिलने वाला है, आप देख सकते हैं ये ग्राफ आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है साइड में। ठीक है, तो ग्राफ खींचा गया है PV और P के मध्य। ठीक है, तो बायल के नियम से स्थिर ताप पर, क्योंकि बायल के नियम में ताप को स्थिर किया गया है,
ना जानते हो तो आप पीछे वीडियो में जाकर के बायल के नियम को देख सकते हैं। ठीक है, तो बायल के नियमानुसार पीवी स्थिर होना चाहिए, यानी जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ग्राफ पे ये वर्टिकल लाइन जो है यानी खड़ी हुई रेखा जो है उस पे पीवी आपका दिखाया गया है, और क्षैतिज लाइन पे आपका दिखाया गया है प्रेशर यानी कि दाब। ठीक है, और आप देख सकते हैं इस ग्राफ में एक सीधी रेखा है जो कि आदर्श गैस के लिए है, वहां पे साइड में आइडियल गैस लिखा गया है ना, तो वो आदर्श गैस के लिए। और डिफरेंट देखिए 1 2 3 4 वक्र और भी हैं, यानी 4 कर्व और भी हैं। एक है ऊपर वाला CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है CH4 अर्थात मेथेन, और तीसरा ग्राफ है H2 यानी डाई हाइड्रोजन के लिए, और चौथा वाला है He यानी कि हीलियम के लिए। ठीक है, तो बायल के नियमानुसार, बायल का नियम कहता है कि अगर पीवी और पी के मध्य यानी इनके मध्य जो ग्राफ खींचा गया है उसमें पीवी स्थिर रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे आइडियल गैस के लिए देख रहे हैं आप, आइडियल गैस के लिए है ना, क्योंकि बायल आइडियल गैस का जो डिफिनेशन दी जाती है वो क्या की, वो बायल गैस, चार्ल्स गैस यानी बायल के नियम, चार्ल्स के नियम और साथ में एवोगाड्रो के नियम का पूर्णतः पालन करे, यानी हर कंडीशन में पालन करे, तभी वो कहलाएगी कि वो एक आदर्श गैस है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं आदर्श गैस के लिए स्ट्रेट लाइन जिसमें पीवी एकदम स्थिर है और जो पी का मान है वो बढ़ता जा रहा है, तो पी के मान के बढ़ने से यानी प्रेशर बढ़ने से जो ग्राफ है वो एक इसके पैरेलल यानी पी अक्ष के पैरेलल है ना, एक्स अक्ष के पैरेलल ही सीधे बढ़ता चला जा रहा है। उसमें सिर्फ एक्स अक्ष पे ही इंक्रीमेंट हो रहा है, ना कि वाई अक्ष पे, यानी पीवी वाले अक्ष पे कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। पीवी वाले अक्ष पे वो निश्चित है यानी स्थिर है, और पी यानी जो प्रेशर है वो लगातार यानी कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और ये जो ग्राफ खींचा गया है ये 273 केल्विन पे है। ठीक है, क्या 273 केल्विन पे ही ये ग्राफ खींचा गया है। और हम देखेंगे जो दाब, आयतन और ताप, ये जो पीवी बराबर एनआरटी हमने भी गैस कांस्टेंट यानी आइडियल गैस इक्वेशन लिखा था, तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे किस समय तक कोई भी रियल गैस उस नियम का पालन करती है, यानी कौन कौन सी कंडीशंस तक वो पीवी बराबर एनआरटी इक्वेशन का पालन करेगी कोई भी रियल गैस। ठीक है, तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जैसे CO के पहले He और H2 के ग्राफ की बात करें, यानी He और H2 का वक्र देखें। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी पीवी से ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, नीचे नहीं है, लगातार पीवी से ऊपर ही जा रहा है। तो अगर सभी गैसों के लिए कोई गैस उसका पूर्णतः पालन करेगी बायल के नियम का, तो वो जिस तरीके से आदर्श गैस का वक्र है उसी तरीके से उस सभी गैसों का वक्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सभी गैसों का वक्र उस तरीके से हो नहीं पाता है। ठीक है, देख रहे हैं आप ग्राफ से ही कि सिर्फ आदर्श गैस का ही जो वक्र है वो ही उस तरीके से, यानी आदर्श गैस का ही कर्व सीधी रेखा में है, ना कि जबकि बायल ने कहा था कि सभी के लिए एक सीधी रेखा मिलनी चाहिए। अगर सब गैसें बायल के नियम का पूर्णतः पालन करें तो सभी के लिए एक सीधी रेखा होनी चाहिए जो कि आदर्श गैस के लिए दिख रही है, जबकि रियल गैसों के लिए ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि पता है कि रियल गैस कोई भी आइडियल नहीं होती है। तो देख सकते हैं आप कि कोई भी सीधी रेखा प्राप्त नहीं हो रही ना, इसे स्पष्ट आदर्श व्यवहार से स्पष्ट विचलन दिखाई दे रहा है ना। और आपको 2 प्रकार के वक्र दिख रहे हैं, एक तो सीधा जो He और H के लिए है, यानी He और H2 अर्थात डाई हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, वो उसमें आप सीधे पॉजिटिव डेविएशन देख रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि धनात्मक विचलन देख रहे हैं ना, कि धनात्मक विचलन वो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। भाई ऊपर जाएगा तो मान बढ़ेगा, अर्थात कह सकते हैं कि प्रेशर बढ़ने के साथ साथ पीवी का मान भी बढ़ रहा है। ठीक है, इसके लिए He2 के लिए। वहीं अगर बात करें हम कार्बन मोनोऑक्साइड और CH4 की, तो उसमें आप देख सकते हैं पहले हल्का सा नेगेटिव डेविएशन हुआ है, यानी पहले जो वक्र है यानी पहले जो कर्व है, तो कह सकते हैं फर्स्ट कर्व है नेगेटिव डेविएशन, यानी नेगेटिव डेविएशन अर्थात नीचे की तरफ ऋणात्मक डेविएशन है, पहले नीचे गया, उसके बाद जब प्रेशर बढ़ा तब, और सब इस बात का ध्यान दीजिए 273 केल्विन टेम्परेचर है सबका, क्योंकि बायल के नियम में टेम्परेचर होता है कांस्टेंट, अर्थात तापमान कांस्टेंट होता है। तो देख रहे हैं आप, अगर CO कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो उसमें भी आप देख रहे हैं पहले नेगेटिव डेविएशन यानी ऋणात्मक डेविएशन, ऋणात्मक विचलन जो कि पीवी से नीचे आ रहा है पी का मान बढ़ने से। उसके बाद जब और पी का मान थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो लगातार कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है ना, यानी लगातार वक्र बढ़ता चला जा रहा है। और इसी तरीके से आप मेथेन के लिए बात करें यानी CH4 के लिए बात करें तो CH4 में भी आप देखेंगे पहले जब प्रेशर धीरे धीरे बढ़ाते हैं तब पीवी का मान पहले तो घटता जाता है, और ये घटता कहां तक है, मिनिमम वैल्यू तक,
यानी सबसे कम मान तक घटता जाता है। उसके बाद जिस तरीके से हम प्रेशर को बढ़ाते हैं फिर से वो मान धीरे धीरे अप होता है, यानी धीरे धीरे वो मान बढ़ता जाता है ना। तो आप ये ग्राफ से देख सकते हैं, ये आपको क्लियर है ना। तो इससे आप कह सकते हैं, और लगातार इसको धनात्मक विचलन बोलते हैं। जब पीवी के ऊपर जाता है, जो आदर्श गैस के लिए है, उसके ऊपर जब जाता है तो बोलते हैं कि धनात्मक विचलन है, कि आदर्श गैस से पॉजिटिव डेविएशन है, अर्थात आइडियल गैस से पॉजिटिव डेविएशन है। और जब उसके नीचे होता है तब बोलते हैं कि आदर्श गैस से निगेटिव डेविएशन है। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि He और H2 यानी डाई हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ओनली पॉजिटिव डेविएशन, जबकि CO और CH4 के लिए निगेटिव, पहले तो निगेटिव डेविएशन आफ्टर पॉजिटिव डेविएशन, यानी पहले निगेटिव उसके बाद पॉजिटिव डेविएशन ना। तो इससे आप कह सकते हैं, या कहें तो अतः प्रेक्षित होता है कि वास्तविक गैसें बायल नियम, चार्ल्स नियम और एवोगाड्रो नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया ना। ठीक है, तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं, ये ग्राफ ठीक से देख लीजिए। ये ग्राफ खींचा गया आदर्श गैस तथा वास्तविक गैस के लिए पीवी तथा पी के मध्य, यानी आइडियल गैस एंड रियल गैस के लिए ग्राफ प्लॉट किया गया है, जो कि पीवी वर्सेज पी है, अर्थात प्रेशर और वॉल्यूम का गुणनफल और प्रेशर अर्थात दाब के बीच में ये वक्र खींचा गया, यानी ये ग्राफ खींचा गया है, जो कि रियल गैस और आइडियल गैस दोनों के लिए है। तो इस ग्राफ के बाद ये ग्राफ आपको समझना है कि पॉजिटिव डेविएशन क्या है, नेगेटिव डेविएशन क्या है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी इन बातों को डिफाइन करने के लिए, मतलब कि बिहेवियर जो होता है रियल गैसों का वो क्यों कम और ज्यादा क्यों होता है, यानी क्यों पॉजिटिव डेविएशन क्यों नेगेटिव डेविएशन होता है, इसके लिए अभी एक नया फैक्टर निकल के आएगा, यानी एक नया कारक आएगा। तब उस पर हम देखेंगे कौन सा नया कारक है जिसके अनुसार हम कर सकते हैं। तो वहां पे इन सब प्लॉट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी इन सभी ग्राफ्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब आप एक नया कर्व देख सकते हैं, यानी एक नया ग्राफ देख सकते हैं, जो कि खींचा गया है दाब यानी कि प्रेशर और आयतन अर्थात वॉल्यूम के बीच में। एक आपको दिख रहा है बैंगनी कलर का, वो वास्तविक गैस यानी रियल गैस के लिए, और एक दिख रहा है आपको आदर्श गैस अर्थात आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि जो विचलन है वास्तविक गैस का वो आदर्श गैस से आभासी है, तो बहुत थोड़ा सा विचलन है, बहुत ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक जगह पे ये कोइंसाइड हो रहा है ना, एक जगह पे ये कोइंसाइड हो रहा है। ठीक है, कोइंसाइड मतलब एक दूसरे को एक जगह पे कर्व काट रहा है ना, देख सकते हैं आप। बायल के नियम से ये होना चाहिए ऐसा कि जो P और V के बीच ग्राफ खींचा गया है वो P वर्सेज V, यानी P वर्सेज V के बीच जो ग्राफ खींचा गया है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच, वो हर जगह कोइंसाइड होना चाहिए, बायल का नियम कहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या था बायल का नियम, कि जो प्रेशर होता है वो BTC पे प्रेशर वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती था। ठीक है, यानी PV बराबर nRT, तो nRT अगर कैंसिल करो तो PV इधर जाएगा, यानी जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी दाब बढ़ाने पे आयतन कम और दाब कम करने पे आयतन ज्यादा होगा। ठीक है, ये बायल का नियम कहता है। तो बायल के नियम के अनुसार होना ऐसा चाहिए इस ग्राफ में कि दोनों, यानी वो जो वास्तविक गैस और रियल गैसेस के लिए है, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड हर तरह करनी चाहिए। ठीक है, जबकि आप ग्राफ में देख रहे हैं कि जब दाब यानी कि प्रेशर, इस साइड पे देखिए, जब प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, प्रेशर ज्यादा मतलब ग्राफ में ऊपर जब प्रेशर ज्यादा है तब आयतन देखेंगे आप कि आयतन वास्तविक गैस और रियल गैस के आयतन में फर्क है ना। वास्तविक गैस का आयतन रियल गैस से, यानी वास्तविक गैस का आयतन जो आदर्श गैस से वो ज्यादा है, जबकि क्यों? क्योंकि वो जो लाल वाली कर्व आपको दिख रहा है वो है आदर्श गैस के लिए। तो आदर्श गैस के लिए जब प्रेशर बढ़ रहा है तो देख सकते हैं कि आयतन का मान घट रहा है, यानी आयतन कम है। जब प्रेशर बढ़ा तो आयतन कम, जबकि रियल गैस के लिए कुछ ज्यादा है ना भाई, प्रेशर बढ़ा है तो वास्तविक गैस का जो आयतन है वो आदर्श गैस की तुलना में कुछ ज्यादा है, यानी आइडियल गैस की तुलना में रियल गैस का आयतन अर्थात वॉल्यूम कुछ ज्यादा है। जबकि अगर यही बात करें जब प्रेशर कम है, यानी जब दाब कम है, नीचे देखिए उस साइड, जब दाब कम है तब की केस में ये दोनों वक्र यानी आइडियल गैस और रियल गैस अर्थात आदर्श गैस और वास्तविक गैस दोनों का ग्राफ लगभग एक दूसरे के कोइंसाइड है, एक दूसरे के संपाती है ना, लगभग बहुत हल्की सी चेंजिंग है। ठीक है, तो
ऐसा देखा गया, आप इन दोनों ग्राफ से ये समझ सकते हैं ना कि एक दूसरे के समीप हैं, जबकि निम्न दाब पर मापित था परिकलित आयतन एक दूसरे के समीप है। मापित और परिकलित का मतलब, मापित मतलब जो वास्तविक गैस के लिए है, और परिकलित यानी जो एक्सपेरिमेंटल है वो रियल गैस के लिए। ठीक है, कौन सा जो मापित है यानी जो मिजरेबल है वो वास्तविक गैस के लिए हमने माप सकते हैं, रियल गैस के लिए माप सकते हैं, ना कि आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए सिर्फ परिकल्पना की जाती है, जिसको परिकल्पित बोलते हैं यानी हाइपोथेटिकल। ठीक है, तो वो वास्तविक गैस और आदर्श गैस, तो इससे कह सकते हैं कि आभासी परिवर्तन होता है, यानी आभासी चेंजिंग, आभासी विचलन होता है किसमें, वास्तविक गैस और आदर्श गैस में। तो इससे आप कह सकते हैं, या कहें तो ऐसा देखा गया है कि सभी परिस्थितियों में बायल और चार्ल्स तथा अवोगाद्रो के नियम का पूर्ण पालन नहीं करती हैं वास्तविक गैसें। ठीक है, तो इन दोनों ग्राफ से, ये वाला ग्राफ आप देख सकते हैं फिर से, एक वास्तविक गैस के लिए और एक है आदर्श गैस के लिए, यानी रियल गैस और आइडियल गैस के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं प्रेशर बढ़ाने पे दोनों के वॉल्यूम में कुछ ज्यादा चेंजिंग है, यानी कुछ ज्यादा डिफरेंस है, जबकि प्रेशर कम करने पे यानी दाब कम करने पे बहुत हल्की सी चेंजिंग है, जिसको आभासी बोल सकते हैं। और एक जगह तो ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड भी कर रही है, यानी एक दूसरे को परिच्छेदित भी कर रही है। ठीक है, तो आप इससे कह सकते हैं कि जो वास्तविक गैसें होती हैं वो पूर्ण रूप से आइडियल गैस बिहेवियर, यानी कहें तो जो आइडियल गैस अर्थात बायल के नियम का, चार्ल्स के नियम का और एवोगाड्रो के नियम का पूर्णता पालन नहीं करती हैं। ठीक है, हो गया। दोनों ग्राफ आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करें तो जब ऐसा हुआ तो ध्यान में आया ना, जब तो पता चल गया कि आइडियल गैस की तरह व्यवहार नहीं करेंगी। कौन सी गैसें, रियल गैसें अर्थात वास्तविक गैसें, जो हमारी आदर्श गैस है उसकी तरह व्यवहार नहीं करेंगी, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अब बात आएगी कि ऐसा क्यों होगा, क्यों जी ये वास्तविक गैसें क्यों आइडियल गैस की तरह व्यवहार नहीं कर रही हैं, है ना। तो कहें तो दो क्वेश्चन उठ रहे हैं ना, कि पहला तो ये कि ये वास्तविक गैसें, रियल गैस की वास्तविक गैसें जो है वो आदर्श गैस की तरह क्यों व्यवहार नहीं कर रही हैं, यानी क्या कारण है। गैसें आइडियलिटी को नहीं दिखाती, अर्थात आदर्श बिहेवियर को नहीं दिखाती हैं। ये दो बातें उठ के आएंगी ना। तो बात करें अगर इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हमको चाहिए, तो ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हमको मिल सकता है। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यानी अणुगत सिद्धांत, गैसों का अणुगत सिद्धांत ना आप जानते हो तो आप पिछली वीडियो जाकर के देख सकते हैं, गैसों का अणुगत सिद्धांत। तो वहां से ये बातें हमको मिल सकती है, यानी दोनों बातों का आंसर हमको मिल सकता है। ठीक है, हम जब अणुगत सिद्धांत में जाते हैं, यानी अणुगत सिद्धांत को देखते हैं दोबारा, तो ये दो बातें जो उसमें कही गई हैं वो सही नहीं है। अब कौन कौन सी दो बातें ऐसी हैं जो सही नहीं है, जो कि कहां पे की गई हैं, अणुगत सिद्धांत में, यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो बातें की गई हैं वहां पे दो बातें सही नहीं है। कौन कौन सी, पहला तो नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो उसमें कहा गया है कि गैसों के अणुओं के बीच कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, यानी कहा गया है कि नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। ठीक है, एक तो ये बात गलत हो गई, और दूसरी बात कहा गया कि जो गैस के अणुओं का वॉल्यूम होता है, यानी जो गैस के अणुओं का आयतन होता है वो पूरे गैस के द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में बहुत कम, यानी कि नगण्य होता है, नेग्लिजिबल। तो कहने का मतलब द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस इज नेग्लिजिबल देन द होल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। ठीक है, या द होल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। तो कहने मतलब नेग्लिजिबल यानी कि बहुत कम है। तो ये दो बातें हम देखेंगे कि गलत सिद्ध होंगी, यानी अमान्य होंगी। तो ऐसा होगा क्यों, अमान्य क्यों होंगी, तो इसके लिए बात करें तब अभी हम पहुंचने वाले हैं वान डर वाल इक्वेशन पे, यानी यहाँ पे अब संशोधन होगा इस इक्वेशन की दो बातों में। कौन सा इक्वेशन, ये इक्वेशन जो हम पढ़ते हैं P बराबर nRT। ठीक है, इसमें एक तो चेंजिंग होगी इसके प्रेशर में, क्यों होगी अभी उसको देखेंगे, और दूसरी चेंजिंग होगी उसके वॉल्यूम में, क्योंकि पहली बात हमने क्या बताई, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब दाब बढ़ने घटने से उनके मॉलिक्यूल्स में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी हम देखेंगे किस तरीके से दाब बढ़ने या घटने से उनके मॉलिक्यूल में अट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है,
क्यों? क्योंकि हम वास्तविक गैस के लिए बनाए, वो तो आदर्श गैस के लिए यानी आइडियल गैस के लिए सही है, जो कल्पना की गई है वो आदर्श गैस के लिए सही है, लेकिन रियल गैसों में ये चेंजिंग होगी और ये समीकरण इसलिए कहा जाता है क्या? आदर्श गैस का समीकरण। जब रियल गैस का समीकरण की बात करेंगे तो यहाँ दोनों में चेंजिंग होगी, जो कि पहला काइनेटिक थ्योरी का नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि रॉन्ग होगा, और दूसरा वॉल्यूम नेग्लिजिबल वो भी रॉन्ग होगा। क्योंकि भाई हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि हम पदार्थ किसको कहते हैं, पता है ना? पदार्थ किसको कहते हैं? मैटर। मैटर की तो बेसिक डिफिनेशन यही है कि जो स्थान घेरे और जिसका कुछ मास हो यानी जिसका कुछ द्रव्यमान हो। तो भाई हम गैस को भी पढ़ रहे हैं ना, स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर पदार्थ की अवस्था तो है, एक रूप से ये पदार्थ की अवस्था ही तो है गैस। तो इसमें भी तो वो जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो तो होनी चाहिए, है ना? जो पदार्थ की बेसिक प्रॉपर्टी है, एक स्थान घेरने की और दूसरा द्रव्यमान, तो वो तो होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या वॉल्यूम को नेग्लिजिबल माना जा रहा है काइनेटिक थ्योरी में, ठीक है? इसीलिए वो अमान्य होगा। दो, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा वॉल्यूम अर्थात आयतन, ठीक है? तो हम वहां पे देखेंगे किस तरीके से हम मॉलिक्यूल्स के आयतन को नेग्लिजिबल ना करके यानी इग्नोर ना करके उनको हम अपनी कैलकुलेशन में ऐड करेंगे और तब चेंजिंग करेंगे वॉल्यूम में, ठीक है? तब बनके जो नया समीकरण आएगा उसको हम बोलेंगे कि वो वान डर वाल्स समीकरण है। क्यों वान डर वाल्स? क्योंकि वान डर वाल ने ही उनको दिया था, ठीक है? इसमें हमको दो नए कांस्टेंट में मिलेंगे, उस पर हम देखेंगे। और वॉल्यूम में भी चेंजिंग होगी, तो वॉल्यूम में किस तरीके से चेंजिंग होगी उसको हम अभी देखते हैं, ठीक है? तो देखेंगे कि दो बातें। पहली बात क्या कि अगर हम सही माने किस बात को, जैसे देखिए अगर फर्स्ट पॉइंट हम देखें जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, अगर हम उसको सही माने तो जो हमारी गैसें हैं, देखिए क्या, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। अगर इस बात को हम सही मानते हैं तो जो गैस होती है वो कभी भी लिक्विफाइड नहीं होगी। कहने का मतलब अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस यानी गैसों के अणुगत सिद्धांत की इस बात को हम सही मानते हैं तो कोई भी गैस कभी भी लिक्विफाइड यानी कि द्रवीकृत नहीं होगी। जबकि हमको पता है कि गैसों को द्रवीकृत किया जाता है। कैसे? गैस को ठंडा करके या गैस को कंप्रेस करके। यानी दो पॉइंट हम जानते हैं कि अगर हम गैस को कूल्ड करें यानी कि गैस को ठंडा करें, ठीक है? और दूसरी बात अगर हम गैस को कंप्रेस करें, तो हमने बताया कि अगर हम इन दो कंडीशंस को किसी भी गैस के ऊपर अप्लाई करते हैं, पहला तो अगर हम गैस को ठंडा करें, ठीक है? ठंडा करने का मतलब गैस का टेम्परेचर कम करें, तो भी हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं यानी गैस को द्रवीकृत कर सकते हैं। और दूसरी बात अगर हम गैस को कंप्रेस करें यानी संपीड़ित करें, कंप्रेस मतलब छोटे पात्र में करना या कह सकते हैं प्रेशर लगाएं, ठीक है? तो भी हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक गैसों के लिए ये सही है, ठीक है? ये हम जानते हैं। और फिर बात करें तो जो काइनेटिक थ्योरी कहती है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, तो ये थ्योरी होती है गलत। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लिक्विफेक्शन नहीं होगा यानी गैसों का द्रवीकरण नहीं होगा, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सी गैसें हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं या उनको लिक्विफाई किया जाता है, ठीक है? कौन कौन से गैसें? कोल्ड और कंप्रेस करके, ठीक है? ये पहली बात हो गई। और बात करें अगर इसी तरीके से हम दूसरी बात करें, और अगर लिक्विफाई हो गई, लिक्विफाई होने के बाद यानी द्रवित होने के बाद तब जो उसको और कंप्रेस किया जाए तो कंप्रेस होगा, उसका विरोध होगा। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स के साथ साथ रिपल्सिव फोर्स भी रखते हैं, यानी आकर्षण बल के साथ साथ वो प्रतिकर्षण बल भी रखते हैं। तो वो एक दूसरे मॉलिक्यूल का विरोध करेंगे कि आप हमें ना धंसिए यानी पेनिट्रेट ना होइए, ठीक है? इसी वजह से गैसों को कंप्रेस करने की अपेक्षा द्रवों को कंप्रेस करना कठिन होता है, ठीक है? यानी डिफिकल्ट होता है कि हम द्रवों को कंप्रेस करें, ठीक है? तो पहली बात ये। और दूसरी बात क्या कहती है काइनेटिक थ्योरी? देखिए, तो पहली बात तो यह हो गई गलत, ठीक है? और दूसरी बात कहती है हम वॉल्यूम को, जो गैसों का वॉल्यूम होता है उसको जो उसके मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है उसकी तुलना में बहुत ज्यादा माने,
अर्थात मॉलिक्यूल का वॉल्यूम यानी अणुओं का वॉल्यूम गैसों के पूरे वॉल्यूम की तुलना में बहुत कम होगा। यानी मॉलिक्यूल द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस are negligible then volume occupied by the gases ठीक है। दूसरी बात यह है, कहती है कि गैसों के मॉलिक्यूल के जो गैसों का मॉलिक्यूल हो, जो उनका वॉल्यूम होगा, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं यानी नगण्य मान सकते हैं। किसकी तुलना में? जो गैसों के द्वारा पूरा घेरा गया आयतन होगा उसकी तुलना में। ठीक है, तो ये बात भी होगी गलत। क्यों? क्योंकि अगर इस बात को हम सही माने तो अभी जो हमने बॉयल के नियम के अनुसार प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ देखा था, उसमें इसको एक जो अलग अलग ग्राफ मिल रहे थे ना, एक इस तरीके से वो कोइंसाइड होना चाहिए, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करनी चाहिए पूरा। ठीक है, एक दूसरे के साथ साथ चलनी चाहिए। ठीक, ये होना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है, हमने ग्राफ में देखा है ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो बातें जो काइनेटिक थ्योरी की हैं, ये होती हैं गलत। ठीक है, तो इसी तरीके से बात करें तो रियल गैसें वास्तविक गैसों से, यानी जो रियल गैसें हैं वो आइडियल गैस से विचलन दर्शाती हैं। ठीक, ये क्लियर हो गया। तो क्या कंडीशन है कि जो रियल गैस है यानी वास्तविक गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह व्यवहार करे? तो बात करें, अगर हम ज्यादा टेम्परेचर करें, ठीक है, यानी ताप को ज्यादा करें और प्रेशर कम करें, तब हम देखेंगे कि जो रियल गैसें हैं वो आइडियल गैस की तरह व्यवहार करेंगी, यानी जो वास्तविक गैसें हैं वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेंगी। ठीक है, कब? जब टेम्परेचर ज्यादा हो और जब प्रेशर हो कम, तब। तो बात करें, जो आइडियल गैस की अवधारणा थी उसमें था कि उनके बीच में कोई भी मॉलिक्यूल अट्रैक्शन होगा, ये वाला, ठीक है, ऊपर। लेकिन रियल गैसों की तुलना में, रियल गैसों में देखें तो ये अट्रैक्शन कुछ होता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो रियल गैसें हैं यानी जो वास्तविक गैसें हैं वो आइडियल गैस से विचलन दर्शाती हैं। और जब प्रेशर ज्यादा हो, ठीक है, हमने बताया कि कब आइडियल गैस होगी? जब प्रेशर कम हो और टेम्परेचर ज्यादा। लेकिन जब प्रेशर ज्यादा हो तब हम देखेंगे कि जो गैसों का मॉलिक्यूल होते हैं यानी गैसों के जो अणु होते हैं वो प्रेशर, हम जानते हैं कि प्रेशर ज्यादा होगा तो तेजी से वो पात्र पे टकराएंगे। कौन से? जब आइडियल गैस होगा। लेकिन जब रियल गैस होगा तब पात्र की दीवार पे वो तेजी से ना टकरा के, भाई कुछ अट्रैक्शन होगा। इस बात को गलत कर दिया कि अट्रैक्शन नहीं, कुछ आकर्षण होगा जिसकी वजह से जो पार्टिकल पात्र की दीवार पे टकराना चाहेगा सीधे, वो पात्र की दीवार पे ना टकरा के वो खुद दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा। भाई टकराएगा ना, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो दूसरा वाला मॉलिक्यूल उस पहले वाले मॉलिक्यूल को जो पात्र की दीवार पे टकराने वाला है उसको कुछ ना कुछ अपनी तरफ खींचेगा, है ना। भाई छोटे वॉल्यूम में आएगा, देखिए इस तरीके से अगर छोटे वॉल्यूम में पार्टिकल्स आ जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है, तो ये अगर मूव करेगा, मान लीजिए दीवार की पात्र की दीवार से टकराने वाला है, तो ये जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल है दोनों के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ये कुछ ना कुछ इसको अपनी तरफ खींचेगा ना। तो इसी वजह से जो टोटल प्रेशर एग्जर्टेड होता है, जो टोटल प्रेशर पात्र की दीवार पर लगता है उसमें कुछ कमी आएगी। हम चल रहे हैं इन दोनों टर्म को करेक्शन की तरफ, इन दोनों टर्म में कौन कौन से करेक्शन किए जाएं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ कमी आएगी। भाई इसी तरीके से तो ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे जो पात्र की दीवार पर टकराएंगे, लेकिन टकराने तक या टकराने से पहले बोल सकते हैं कि जो दूसरे मॉलिक्यूल होंगे अदर, वो उसको कुछ ना कुछ अपनी तरफ खींचेंगे, यानी हो सकता है वो इससे भी टकरा जाए। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर, क्योंकि हम जानते हैं प्रेशर जो होता है वो किसके फलस्वरूप होता है, वो रिजल्ट होता है इनका पात्र की दीवार पर टकराना, यानी जिस तरीके से मॉलिक्यूल्स पात्र की दीवार पर टकराते हैं तो वही कहलाता है प्रेशर। लेकिन जब मॉलिक्यूल्स पात्र की दीवार पर पूरा न टकरा के कुछ आकर्षित कर लिए जाएंगे तो प्रेशर कुछ कम होगा, है ना। तो वही जो प्रेशर में कमी की वो वान डर वाल ने बताया था कितनी कमी होगी, तो उसी करेक्शन को हम देखते हैं कितनी कमी होगी प्रेशर में, ठीक है। तो देखिए प्रेशर जो रियल गैस का होगा वो आइडियल गैस की, तो हम कह सकते हैं ना कि आइडियल गैस में भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था तो आइडियल गैस में प्रेशर ज्यादा लग रहा था, लेकिन रियल गैस में
प्रेशर कम लगेगा। क्यों? क्योंकि जो होता है अट्रैक्शन फोर्स वो अवेलेबल है वहां पे, यानी रियल गैस के लिए, वास्तविक गैस के लिए अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल मॉलिक्यूल्स अणुओं के बीच में अवेलेबल है। तो इसी वजह से जो चेंजिंग आएगी वो देखिए क्या होगा, वो होगा प्रेशर किसके लिए, रियल गैस के लिए, रियल बराबर प्रेशर किसके लिए, आइडियल। ठीक, तो आइडियल का प्रेशर होगा ज्यादा, जबकि इसका होगा, रियल का प्रेशर होगा कुछ कम। ठीक है, तो यहाँ पे जो कमी आएगी वो देखिए क्या आती है ना, ये होगा ना। तो देखिए यहाँ पे जो कमी आएगी वो आएगी a(n)² बटे में v²। ये कमी आएगी आइडियल गैस में, यानी रियल गैस के लिए ये कमी आएगी। अर्थात रियल गैस के लिए प्रेशर की बात करें तो आइडियल गैस से इतना कम होगा। तो हम इससे कह सकते हैं कि जो आइडियल गैस का प्रेशर होता है वो होता है ज्यादा रियल गैस की तुलना में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये आइडियल गैस का इक्वेशन हमको इसमें पुट करना होगा ना, तो इसलिए इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे आइडियल गैस के लिए रखना है। देखिए किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ये होगा P आइडियल यानी आइडियल गैस के लिए, और इसको इस तरह पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा, P रियल प्लस में a(n)² बटे में v²। ठीक है, यहाँ पे v क्या है, v है वॉल्यूम, n है मोलों की संख्या यानी पदार्थ की मात्रा, और a है कांस्टेंट। क्या है, a है कांस्टेंट। और कैसा कांस्टेंट है, ये मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए कांस्टेंट है ना। तो ये जो इसका जो मान होगा वो सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, ना कि गैस के प्रेशर और टेम्परेचर पे। ठीक है, ये गैस के प्रेशर और टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड करेगा, सिर्फ डिपेंड करेगा कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वहीं से निकल के आया है। ठीक है, ये हो गई पूरी बात किसके लिए, प्रेशर के लिए, कि जो रियल गैस का प्रेशर होगा वो कम होगा, और कितनी क्वांटिटी में कम होगा, इतना। ठीक है, ये तो एक करेक्शन हो गया। अब बात करें वॉल्यूम की, तो अभी तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, लेकिन फोर्स ऑफ रिपल्सन भी तो होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि पदार्थ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ फोर्स ऑफ रिपल्सन भी होता है, जो कि जैसा अभी लिक्विड में हमने देखा कि वो फोर्स ऑफ रिपल्सन वहां पे एक्टिव हो जाता है, जो मॉलिक्यूल्स को पेनिट्रेशन की स्थिति में नहीं लाना, यानी एक दूसरे को प्रच्छेदित करने की स्थिति में नहीं लाता। कि ऐसा नहीं होता कि मॉलिक्यूल दूसरे में धंस जाए। ठीक है, तो अब बात आएगी कि वो जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, यानी रिपल्सिव फोर्स जो होता है, वो भी गैसों के बीच यानी गैसों के अणुओं के बीच लगता है। तो जिससे आप कह सकते हैं कि जब गैसों को कंप्रेस किया जाता है तो वो एक दूसरे को कहें तो प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्रतिकर्षित करने मतलब जब वो अपने आप में धंसने नहीं देते हैं। भाई प्रतिकर्षित करने का मतलब क्या कि हमारे पास ना आइए, तो इसका मतलब वो क्षेत्र प्रतिबंधित हो गया ना, प्रतिबंधित हुआ दूसरे मॉलिक्यूल के लिए, वो पहले वाले मॉलिक्यूल का क्षेत्र प्रतिबंधित हुआ। तो बात करें जो पूरे पात्र का वॉल्यूम होगा उसमें कुछ, भाई हम वॉल्यूम क्या लेते हैं, गैस के मॉलिक्यूल कितनी दूर तक गमन कर सकते हैं, यानी कितनी दूर तक वो घूम सकते हैं, मूव करते हैं कितनी दूर तक, वही हम गैसों का वॉल्यूम लेते हैं। तो जब कुछ क्षेत्र प्रतिबंधित हो जाएगा सभी गैस के लिए, यानी सभी रियल गैस के लिए, जब कुछ क्षेत्र प्रतिबंधित हो जाएगा यानी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जहां पे गैस का दूसरा मॉलिक्यूल वहां पे नहीं जा सकता, तो कुछ कमी आएगी वॉल्यूम में, आएगी ना। तो कितनी कमी आएगी वही देखना है हमको। तो देखिए जब दूसरी कमी है तो इसके लिए था, जब कमी आई तो कितना क्षेत्र प्रतिबंधित हो गया किसी के लिए, देखिए यहाँ पे V-NB, यानी कि अब जो वॉल्यूम था मॉलिक्यूल्स को घूमने के लिए वो कितना बचा, V ना होकर के, देखिए V ना होकर के अब बच गया कितना, V-NB। और NB क्या है, यहाँ भी है B कांस्टेंट है। ठीक है, यानी B है कांस्टेंट हमारा, जिस तरीके से यहाँ पे कांस्टेंट, जिस तरीके से B यहाँ पे कांस्टेंट। और B कहाँ पे, देखिए वॉल्यूम इतना हो गया। अभी तक तो वो पूरे V वॉल्यूम में गैस के मॉलिक्यूल, जब हम आइडियल गैस की बात कर रहे थे तब पूरे वॉल्यूम में घूम रहा था, लेकिन रियल गैस की बात करें तो इतना वॉल्यूम में कमी आएगी। यानी अब मॉलिक्यूल्स, भाई फोर्स ऑफ रिपल्सन रहेगा, अट्रैक्शन के साथ रिपल्सन, तो मॉलिक्यूल इतना क्षेत्र मॉलिक्यूल्स के लिए प्रतिबंधित होगा जहां पे कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं जा पाएगा। भाई एक के लिए अगर सिर्फ B है तो दूसरे वाले के लिए दूसरा क्षेत्र प्रतिबंधित होगा। अगर दो लोग हों तो एक के लिए अगर ये वाला क्षेत्र प्रतिबंधित, तो इसके लिए ये वाला भी क्षेत्र प्रतिबंधित होगा ना। यानी कह सकते हैं कि एक दूसरे के लिए एक दूसरे का क्षेत्र प्रतिबंधित होगा जहां पे एक दूसरे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, यानी जो वॉल्यूम टर्म में
कमी आएगी वो इस तरीके से आएगी। ठीक है, तो अगर इन दोनों मानों को हम उठा के इस आइडियल गैस इक्वेशन में रखें तब हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो आएगा रियल गैस के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कि जो कौन सा इक्वेशन आने वाला है हमारा रियल गैस के लिए। देखिए, ठीक है, जब हम इनको पुट करेंगे यहाँ पे तब देखिए नया इक्वेशन हमको क्या मिलने वाला है, आइडियल गैस यहाँ पे पी रियल, देखिए पी के स्थान पे ये भी आइडियल गैस था। क्या था, ये था आइडियल गैस के लिए। और अब जो हमको मिलेगा वो मिलेगा हमको रियल गैस के लिए। तो क्या मिलेगा, देखिए पी की जगह पे क्या होगा, पी आइडियल की जगह पे पी रियल प्लस इतना, पी रियल प्लस ए एन स्क्वायर बटे में वी स्क्वायर। ठीक है, ये मिला। और इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर कमी आई कुछ। ठीक है, रियल का प्रेशर होगा कम, इसलिए इस टर्म को जोड़ा जाता है कि प्रेशर बराबर किया जाए। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम में क्या कमी आएगी, वॉल्यूम में कमी आएगी कितना, V माइनस एन बी। ये हुआ V माइनस एन बी, ये आएगा ना V माइनस एन बी, यानी ये आएगा। और इसी तरीके से बराबर इस साइड में पूरा वही एन आर टी। ठीक है, तो ये एक नया समीकरण हमको मिलके आ जाता है। आप इसको रियल लिखिए या रियल हटा भी सकते हैं। देखिए हटा देते हैं। ठीक है, सिर्फ पी लिखते हैं क्योंकि हमको पता है कि ये रियल गैस के लिए है। ठीक है, तो ये किसके लिए है, ये है हमारा रियल गैस के लिए, अर्थात रियल गैस इक्वेशन। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि रियल गैस इक्वेशन क्या है तब आप इसको लिखिएगा। ठीक है, तो देखेंगे इसी इक्वेशन को, इसको साफ कर देते हैं, देख लीजिए आप। ठीक है, तो इसी रियल गैस इक्वेशन को ही बोला जाता है कि ये है वान डर वाल्स इक्वेशन। क्या है, वान डर वाल्स इक्वेशन। देखिए वान डर वाल्स इक्वेशन। ठीक है, भाई नाम वान डर वाल क्यों, क्योंकि वान डर वाल ने दिया था। यहाँ पे आपका कांस्टेंट है क्या, ए है कांस्टेंट और बी, ये दोनों है आपके कांस्टेंट। ठीक है, यानी नियतांक है दोनों। और साथ में पी है प्रेशर पता है, वी है वॉल्यूम और एन है नंबर ऑफ मोल्स। बोल सकते हैं एन है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, यानी गैस के मोलों की संख्या कितनी है। और यहाँ पे ये सब चीजें आपको पता है। ठीक है, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो ये इक्वेशन है किसके लिए, ये इक्वेशन है हमारा रियल गैस के लिए। तो अब से अगर आपको पूछे कि रियल गैस का इक्वेशन बताइए तो आप रियल गैस के इक्वेशन के लिए ये समीकरण देंगे। ठीक है, और इन कांस्टेंट को सिर्फ कांस्टेंट ना करके वान डर वाल कांस्टेंट भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वान डर वाल ने ही इनके बारे में बताया था, इसलिए इसको वान डर वाल कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एनवी है मैंने बताया कि ये कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली उतना वॉल्यूम है कि जो मॉलिक्यूल के द्वारा घेरा जाएगा। ठीक है, यानी जो प्योर मॉलिक्यूल्स, जितने मॉलिक्यूल्स उनके द्वारा जो वॉल्यूम घेरा जाएगा उतना माना जाता है इस एनवी को, इसीलिए उसको घटा दिया जाता है पूरे वॉल्यूम से, ताकि गैस का पूर्ण वॉल्यूम पता चल सके और प्रेशर बढ़ा जाए। प्रेशर तो रियल गैस का प्रेशर होता है कम। ठीक है, आइडियल गैस की तुलना में, इसलिए इस टर्म को बढ़ाया जाता है ताकि पूरा प्रेशर पता चल सके। ठीक है, तो हमें पता है कि कोई भी रियल गैस आइडियल की तरह व्यवहार कब करेगी, जब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो मॉलिक्यूल का, यानी प्रेशर और टेम्परेचर की ऐसी कंडीशन बनाई जाए, क्या प्रेशर और टेम्परेचर इस तरीके से कंडीशन बनाई जाए कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो मॉलिक्यूल्स के बीच वो निग्लिजिबल हो जाए। यानी जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल होगा किस कंडीशन में, प्रेशर और टेम्परेचर की स्पेशल कंडीशन में, तभी हम कहेंगे कि कोई भी आइडियल गैस की तरह व्यवहार कर रही है, यानी कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह व्यवहार कर रही है। ठीक है, क्योंकि वही है आइडियल गैस के डिफिनेशन में कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल होता है। ठीक है, इतनी बात जाने के बाद अब बात करें तो एक नया फैक्टर आया इस बात को बताने के लिए, एक नया कारक आया जो कि बताएगा कि कितना बिहेवियर यानी आइडियल गैस से कितना विचलन है। ठीक है, तो उस नए फैक्टर को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। देखिए क्या बोलते हैं, इसको देख लीजिए आप, तब उसको लिखें। ठीक है, देखिए उस नए फैक्टर को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर।
तो वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किस तरीके से डिफाइन होता है देख लेंगे। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसको हम संपीड्यता कारक कहते हैं वो किस तरीके से होता है, यानी उसकी वैल्यू किस तरीके से लिखी जाती है। तो देखिए, तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, क्या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं संपीड्यता कारक। संपीड्यता कारक, ठीक है, इसका जो मान होता है, पहले तो इसका सिंबल होता है जेड, यानी कि इसके सिंबल को दिखाते हैं कैपिटल जेड से, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है पीवी बटे में एन आर और टी, ठीक है, ये होती है संपीड्यता कारक, ठीक है, ओके, जिसको हम बोलते हैं संपीड्यता कारक। और ये इसको कह सकते हैं कि ये रेशियो होता है किसका, कह सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ पीवी एंड दिस टर्म, ठीक है, यानी इन दोनों टर्म्स का है ना, इन दोनों टर्म्स का क्या होता है रेशियो, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी कि संपीड्यता कारक। और बात करें तो ये इसके 3 मान होने की संभावना है। कौन कौन से, एक तो इसका मान 1 हो जाए, यानी ये दोनों टर्म आपस में बराबर हो जाए तब इसका मान 1 होगा, और एक तो इस जेड का मान 1 से ज्यादा हो जाए, ठीक है, और तीसरी कंडीशन की इसका मान 1 से कम हो जाए, ठीक है। तो अभी हम तीनों कंडीशंस देखते हैं कि कब, जब इसका मान 1 होगा तब ये किस तरीके क्या दिखाएगा कि हाँ कोई भी किसी भी गैस के लिए अगर इसका मान 1 हो जाए तब क्या बताएगा कि वो गैस किस तरीके से है। इसका मान 1 से ज्यादा हो जाए तब क्या बताएगा किस तरीके से है, या इसका मान 1 से कम हो जाए तब क्या बताएगा कि वो गैस किस प्रकार का व्यवहार दिखा रही है, ठीक है। तो देखते हैं, आप ये ग्राफ देख सकते हैं, ठीक है, ये विभिन्न गैसों के लिए खींचा गया है, जो कि खींचा गया है किस पे, वर्टिकल लाइन पे आपको दिख रहा है कि जेड यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको जेड बराबर पीवी बटे में एनआरटी है, और नीचे वाली लाइन क्षैतिज लाइन पे खींचा गया है प्रेशर, अर्थात प्रेशर है बार में जिसका मात्रक है बार, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है यानी डाई हाइड्रोजन है, डाई ऑक्सीजन है और CH4 और साथ में CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और एक सीधी रेखा खींची गई है जो कि पैरेलल है क्षैतिज अक्ष के, ठीक है, अर्थात ये अक्ष के पैरेलल है, जो कि है आइडियल गैस के लिए, ठीक है, यानी आदर्श गैस के लिए। तो बात करें ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, देखेंगे कि जब कभी भी जेड का मान, यानी बात करें तो आइडियल गैस के लिए जेड का मान होता है कितना 1, ठीक है, कभी भी जब आइडियल गैस के लिए जेड का मान पूछेगा यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का, तो वो होता है 1, यानी जब 1 होगा तो कहने का मतलब कि गैस जो होगी वो दिखाएगी आइडियल गैस बिहेवियर, ठीक है, जो कि आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ठीक है, तो वो आइडियल गैस के लिए है, ठीक है, 1, जहां पे वैल्यू आपको दिख रही है इस लाइन पे जेड का मान 1.0 है, ठीक। और इसी तरीके से जब एट वेरी लो प्रेशर ऑल गैसेस शोज जेड बराबर 1, मतलब जब कम प्रेशर है, आप ग्राफ में देखिए जब प्रेशर बहुत कम है, ठीक है, वेरी लो प्रेशर, तब सारे ग्राफ्स वहीं से शुरू हो रहे हैं, यानी उसी 1.0 से ही सारे ग्राफ शुरू हो रहे हैं, यानी बहुत कम प्रेशर पे सभी गैसें आइडियल गैस की तरह ही व्यवहार करती हैं, ठीक है। और देखिए अगली बात, एट वेरी हाई प्रेशर जेड ग्रेटर देन 1, यानी जब ज्यादा प्रेशर हो जा रहा है, देख रहे हैं आप ग्राफ में कि जिस तरीके से प्रेशर बढ़ रहा है, सारे ग्राफ ऊपर की तरफ इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो कहने का मतलब जेड का मान 1 से ज्यादा हो रहा है, देख रहे हैं जेड का मान 1 से ज्यादा हो रहा है ना, यहाँ पे लगभग बराबर, यहाँ पे जेड का मान 1 से ज्यादा हो रहा है, यानी जिसको हम बोलते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन है, ठीक है, क्या धनात्मक विचलन। और इस कंडीशन में थस आर मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, मतलब इस कंडीशन में जब गैसें पॉजिटिव डेविएशन बहुत ज्यादा दिखाएंगी तब उस कंडीशन में गैसों को कंप्रेस करना यानी लिक्विफाई करना बहुत कठिन होगा, ठीक है, ये बात है। और एक बात और कि जब इंटरमीडिएट प्रेशर है, ठीक है, क्या जब प्रेशर इंटरमीडिएट है तब आप देख सकते हैं कि मोस्ट गैसें जेड से कम मान दिखा रही हैं, देखिए जेड से कम है ना, जिसमें आप देख सकते हैं O2 के लिए नीचे गया ग्राफ, CH4 के लिए ग्राफ नीचे गया है, CO2 के लिए ग्राफ नीचे गया, तो कहने मतलब पहले निगेटिव डेविएशन होगा फिर पॉजिटिव डेविएशन होगा, ठीक है, कब जब प्रेशर कम है, ठीक है, तो प्रेशर कम कंडीशन में होगा। तो बात करें तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं इन पूरी बातों से ये सभी देख के ये समझ में आया कि देखिए वेरी
लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर का मतलब वॉल्यूम ज्यादा, यानी कि आयतन होगा ज्यादा। तो कह सकते हैं कि जब गैसों का आयतन, यानी गैसें आइडियल बिहेवियर दिखाएंगी कब, जब उनका आयतन इतना ज्यादा हो, यानी उनके द्वारा घेरा गया स्पेस इतना बड़ा हो कि हम उसकी तुलना में उनके मॉलिक्यूल्स का जो आयतन हो उसको नेग्लेक्ट कर सके, यानी उसको इग्नोर कर सके ना, तो उसी पे, यानी उस समय ही वो गैसें आइडियल गैस का व्यवहार दिखाएंगे, यानी आइडियल गैस की तरह व्यवहार करेंगी। ठीक है। और फिर बात अगर इन्हीं को दूसरे तरीके से समझना चाहें तो प्रेशर वेरी लो है, यहाँ पे कहा गया है प्रेशर वेरी लो, तब भी गैसें हैं। आदर्श व्यवहार प्रेशर वेरी लो कहें या फिर कहें कि वॉल्यूम होगा बहुत ज्यादा। ठीक है। तो कहने का मतलब किस प्रेशर तक, समझ सकते हैं किस प्रेशर तक कोई भी गैस कहें तो आइडियल गैस रहेगी, इसको भी देखना होगा। तो उसी प्रेशर को बोला जाता है बॉयल पॉइंट या बॉयल प्रेशर। ठीक है, बॉयल टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, बॉयल टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे प्रेशर इतना मेंटेन रहेगा कि गैसें आइडियल गैस की तरह व्यवहार करेंगी, तो उसी को बोलते हैं कि वो होता है बॉयल टेम्परेचर। ठीक है, उसी को बोल दिया जाता है बॉयल पॉइंट। तो क्या, द टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबेज आइडियल गैस लॉ, क्या, द टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबेज आइडियल गैस लॉ ओवर एन एप्रिसिएबल रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड बॉयल पॉइंट। क्या, बॉयल टेम्परेचर, या फिर इसी को बोलते हैं बॉयल पॉइंट। बॉयल पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं, देखिए, या फिर उसी को हम बोल सकते हैं बॉयल टेम्परेचर। क्यों बॉयल टेम्परेचर, क्यों, ये भी ध्यान में आना चाहिए ना, क्यों बॉयल टेम्परेचर, क्योंकि बॉयल का जो नियम है वो है टेम्परेचर पे ही ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट पे ही बॉयल का नियम है। ठीक है, तो इस तरीके से बॉयल टेम्परेचर होगा। तो कहने का मतलब, और ये जो बॉयल पॉइंट है ये गैसों के नेचर पर डिपेंड करता है, गैसों का प्रकृति, यानी गैसों की प्रकृति किस प्रकार से है। ठीक है, हर गैस के लिए बॉयल पॉइंट अलग अलग होगा। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि जब जेड का मान 1 से ज्यादा होगा तो कहेंगे हम कि गैसें पॉजिटिव डेविएशन में है, यानी उनको लिक्विफाई करना थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, और जब जेड का मान कम होगा, ठीक है, और बात करें कि जब बॉयल टेम्परेचर के नीचे होगी गैसें, यानी बॉयल पॉइंट्स के नीचे होंगी, तब जो रियल गैसें हैं वो पहले डिक्रीज दिखाएंगी, जो कि आप ग्राफ में आपने देखा था अभी कि गैसें इंक्रीज होंगी, यानी पहले नेगेटिव डेविएशन उसके बाद पॉजिटिव डेविएशन। तो कहने का मतलब जब टेम्परेचर बॉयल टेम्परेचर के नीचे होगा तब नेगेटिव डेविएशन, लेकिन बॉयल और मिनिमम तक, यानी मिनिमम वैल्यू तक जाएंगे नीचे। और जब टेम्परेचर को और थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है, जब हम और थोड़ा सा बढ़ाएंगे तब जो गैसें होंगी वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगी। ठीक है, यानी तब पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे। ठीक है, जब हम प्रेशर की वैल्यू को बढ़ाएंगे। ठीक है, इस ग्राफ से आप देख सकते हैं ना कि पहले नेगेटिव डेविएशन फिर पॉजिटिव डेविएशन है, यानी जेड का मान पहले कम है और फिर जब प्रेशर धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं तब जो वैल्यू है जेड की वो धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, तो इन सभी बातों से, यानी इन सभी एक्सप्लेनेशन से ये बात समझ में आती है कि कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह व्यवहार तब करेगी जब उसका प्रेशर होगा कम और वॉल्यूम होगा ज्यादा। ठीक है, यानी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, या वॉल्यूम ज्यादा का, या फिर कहें लो टेम्परेचर हो और हाई क्या, हाँ, लो प्रेशर यानी प्रेशर कम हो और टेम्परेचर ज्यादा हो, तो टेम्परेचर ज्यादा और प्रेशर लो का मतलब वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है, तब की केस में ही गैसें आइडियल गैस की तरह व्यवहार करेंगी। ठीक है, तो हम जान गए हैं जिससे कि रियल गैसें जो होती हैं वो आइडियल गैस की तरह व्यवहार नहीं करती हैं। तो चलिए, अगर हम इस जेड के मान को और भी तरीके से समझना चाहें तो देखिए किस तरीके से समझेंगे। तो बात करें, हम जानते हैं किसके लिए जेड बराबर क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी। ठीक है, तो ये अगर हम रियल गैस के लिए लिखें, क्या, रियल गैस के लिए अगर हम लिखते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से है। लेकिन अगर गैस आइडियल गैस की तरह व्यवहार करे, क्या आइडियल गैस की तरह व्यवहार करे, तब देखिए क्या होगा। अगर गैस आइडियल गैस की तरह व्यवहार करेगी तो यहां से देखिए पीवी बराबर एनआरटी होता है। ठीक है, अगर आइडियल गैस है तो यहाँ पे आइडियल हो जाएगा, यानी वी आइडियल क्या होगा, एनआरटी और बटे में जाएगा पी। ये कंडीशन बनेगी कब, जब ये आइडियल गैस होगा। ठीक है,
तो क्या हम इस nRT का मान यहाँ पे पुट कर सकते हैं? nRT बटे में P का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, देखिए यही से पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा Z इज इक्वल टू, देखिए V आइडियल नीचे और V रियल ऊपर होगा, यानी क्या V रियल और बटे में V आइडियल, ये होगा ना, देख सकते हैं आप V रियल और V आइडियल। तो कहने का मतलब ये एक नया संबंध आया किसके बीच में, यानी किसको डिफाइन करने के लिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी संपीड़ितता कारक Z को डिफाइन करने के लिए एक नया टर्म मिला, क्या V रियल बटे में V आइडियल। और ये किस पे है, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम होनी चाहिए। क्या कंडीशन होगी, टेम्परेचर और प्रेशर की सेम कंडीशन। तो कहने का मतलब ये रेशियो है किसका, मोलर वॉल्यूम और किसका, मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, यानी जिस गैस को हम एक्सपेरिमेंट में ले रहे हैं उसका, और उसी टेम्परेचर और प्रेशर पर जो मोलर वॉल्यूम होगा आइडियल गैस का, उसके बीच में ये रेशियो है ना, ठीक है। तो बात करें, ये रेशियो बताएगा हमें, यानी जेड का मान 1 से ज्यादा या जेड का मान 1 से कम, और जिस तरीके से 1 से ज्यादा या 1 से कम होगा तो कहा जाएगा कि ये व्यवहार कर रही है कब आइडियल गैस की तरह और कब आइडियल गैस से हट रही हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मोलर वॉल्यूम, ये एक्चुअल मोलर वॉल्यूम यानी वास्तविक मोलर आयतन है, और ये है आइडियल यानी आदर्श मोलर आयतन ना, गैस टू मोलर वॉल्यूम ऑफ इट इफ इट वेयर एन आइडियल गैस एट दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी उसी टेम्परेचर और प्रेशर पे कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दिखाएगा जेड को, ठीक है। तो बात करें, ये पूरी बात थी बिहेवियर ऑफ रियल गैस यानी डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो हमने देखा 3 ग्राफ्स भी देखे कि किस तरीके से वो आइडियल बिहेवियर से गैसें विचलित हो रही हैं, यानी विचलन डेविएशन दर्शा रही हैं, और हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी जेड को भी देखा। तो ये जान लीजिए, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आदर्श गैस के लिए कितना होगा, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा कि आदर्श गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी संपीड़ितता कारक का मान हर समय 1 होगा, ठीक है। तो अब इस सेक्शन में इसके आगे हम पढ़ेंगे कि गैसें खत्म हो चुकी, यानी गैसें खत्म, अब गैसों को नहीं पढ़ना है। हमने बताया था कि हम गैस और लिक्विड को पढ़ेंगे, तो गैसें खत्म हो चुकी हैं। अब हम लिक्विफैक्शन की तरफ चलेंगे, यानी गैसों को लिक्विफाई करेंगे, गैसों को द्रवीकृत करें। उसके बाद हम द्रव के गुणों के बारे में देखेंगे कि द्रव के कौन कौन से गुण होते हैं, यानी द्रव किस तरीके से गुण दर्शाते हैं, कौन कौन से व्यवहार द्रव के पास होते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक होगा लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेज, ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, यानी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।